नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। बढ़ती महंगाई और घरेलू खर्चों के बीच वेतन और पेंशन संशोधन के लिए कर्मचारी संगठनों ने लगातार दबाव की वजह से जो है 8वें वेतन आयोग को लेकर विचार विमर्श तेज हो गया है। अब 8वें वेतन आयोग को लेकर बेहद जरूरी खबर सामने आ रही है। दिल्ली, पुणे, देहरादून और हैदराबाद जैसी जगहों में 8वें वेतन आयोग की बैठकें जो है वो हो चुकी है। कल ही वेतन आयोग की टीम जो है श्रीनगर का दौरा करके लौटी है। अब आगे कहां होगी मीटिंग, उन मीटिंग्स में क्या कुछ होने वाला है, जानने समझने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। तो आज के शो में सबसे पहले किन किन प्रदेशों का दौरा अभी होना बाकी है ये जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद केंद्र सरकार बैंक डिपॉजिटर्स को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। क्या है वो खबर, प्रवीण सर से भी समझने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में एचडीएफसी बैंक ने अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी में बड़ा बदलाव किया। खबरें आ रही हैं कि बैंक ने अपने एजेंटों को जो है निर्देश दिया है कि वे 1 जुलाई 2026 से गवर्नमेंट एंटिटीज से फिक्स डिपॉजिट और खासा के लिए पैसे जुटाना बंद कर दें। क्यों लिया गया ऐसा फैसला, इसको भी करेंगे डिकोड। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंटर की शुरुआत। सर, सबसे पहली खबर हमारे आज की स्टोरी की है 8वें वेतन आयोग को लेकर। कल ही सर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 1 से 4 तारीख तक जो है 8वें वेतन आयोग की जो पूरी टीम है, पूरा अमला है, ये जम्मू कश्मीर का दौरा कर रही थी। वहाँ से क्या आउटकम्स आया, सबसे पहले तो ये आपसे समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद सर तमाम लोग 2 ही चीज़ जानना चाहते हैं। एक तो है फिटमेंट फैक्टर को लेकर कि कहाँ बात जो है वो सेटल डाउन हो सकती है, और दूसरी कि अभी ये मीटिंग्स कहाँ कहाँ होगी और ये मीटिंग्स कब ख़त्म होंगी, कब थमेंगी, कब इनकी रिपोर्ट्स जो है वो बनेगी, कंपाइल्ड होगा, चीज़ें जो हैं कब तक जो है ऑन ट्रैक आती हुई दिखेगी। नहीं विशाल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है इस पूरे घटनाक्रम में जो 8th पे कमीशन को लेके जो पूरे का पूरा एक तरह से मैं कहूँ कि सरगर्मी बनी हुई है। लगातार अलग अलग जो संगठनों की डिमांड्स हैं वो सुर्खियों में आ रही हैं। अलग पे लेवल के लिए अलग फिटमेंट फैक्टर से लेकर सेफ्टी और फैमिली को हेल्थ बेनिफिट्स के साथ पेंशन में पैरिटी तक, इन तमाम चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है, मीटिंग्स का भी दौर है जाहिर तौर पर, सबसे बड़ी चीज़ है विशाल वो इस वक्त ये है, एक तो सवाल ये बड़ा पैदा हो रहा है कि इसमें देरी कितनी होगी आखिर मिलने में, और उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा रहा है कि जब 31 मई की जो आखिरी तारीख थी मेमोरेंडम जमा करने की, इनपुट्स जमा करने की, उसको बढ़ाकर 15 जून किया गया। यहाँ से एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या पूरी की पूरी प्रोसेस अब एक लंबे उसमें जाने वाली है, क्या पूरा जो रिकमेंडेशंस हैं उसके बाद सरकार की संस्तुति है, इस सब में क्या बड़ी देरी होने वाली है विचार। जी सर, अब आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो है बैठकों का जो दौर का जो बिल्कुल टाइमलाइन है प्लीज़ वो बता दीजिए। नहीं देखिए, जम्मू कश्मीर लद्दाख में बैठकों के बाद अब पूरा भुवनेश्वर में बैठक है, इसके बाद उसके बाद लखनऊ में बैठक है। तमाम जो दूसरे शहर हैं वहाँ पे बैठकों के लिए पूरा का पूरा एक डेट शीट जो है या शेड्यूल जो है वो 8th पे कमीशन की तरफ से विशाल जारी कर दिया गया है। चलिए अगला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा सर कि तमाम जो हमारा जो कमेंट सेक्शन है उसमें पूछा जा रहा है कि कब तक बैठकें ही होती रहेंगी। 18 महीने का समय लिया गया था, 7 महीने का जो है समय वो पार हो गया है। अब मात्र जो है देखिए कि 10 महीने का समय मात्र बचा हुआ है। कब तक ये जो बैठक का जो दौर है वो ख़त्म होगा और असली चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी? नहीं, मुझे लगता है कि 15 जून की जो डेडलाइन दी है इनपुट्स जमा करने की, मुझे लगता है 15 जून के बाद, चूँकि जुलाई का भी जो डेट शीट है या एक तरह से कहें शेड्यूल जो है आया हुआ है, मुझे लगता है जुलाई एंड तक सारी जो है जितने संगठन हैं, जितने इलाके हैं देश के महत्वपूर्ण, वहाँ मीटिंग्स कंक्लूड हो जानी चाहिए अगर ओरिजिनल उसमें चीज़ें चलती हैं विशाल। तो चलिए सर, अब एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा सर फिटमेंट फैक्टर को लेकर। आज मैंने कुछ रिपोर्ट्स है उनको कंपाइल्ड किया और कुछ फिटमेंट फैक्टर के आंकड़ों को निकाला है सर। जैसे बीपीएमएस जो यूनियन या ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने 4 का फिटमेंट फैक्टर जो है वो डिमांड किया। फिर एनसीजेसीएम ने 3.833 का, एआईडीएफ ने 3.833, महाराष्ट्र ओल्ड पेंशन ऑर्गेनाइजेशन भी 3.8 का, एफएनपीओ ने 3 से लेकर 3.25 और एटक ने मिनिमम 3% का। और इसमें अगर कल जम्मू कश्मीर वाला अगर मामला जोड़ दिया जाए तो वो भी कह रहे हैं कि 2.86 से लेकर 3.68 तक के बीच का जो है वो डिमांड है। हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे सर कि कहाँ ये जो है आंकड़ा जो है सेटल डाउन होता हुआ दिखेगा और ये कितना तार्किक आपको लग रहा है? नहीं देखिए, मुझे लगता है कि जो सरकार की तरफ से या 8th पे कमीशन की तरफ से जो मंजूरी दी जाएगी या सिफारिश की जाएगी 8th पे कमीशन की तरफ से, वो इन तमाम आंकड़ों से कहीं मॉडरेट नंबर हो सकता है विशाल।
हो सकता है कि वो पिछले बार का जो 2.57 का 7th पे कमीशन का जो नंबर था उसके आसपास रहे, क्योंकि सरकार के दिमाग में अब लगातार, और आज भी देखिए रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक आई, साफ तौर पे उसमें ग्रोथ को लेके अनुमानों को घटाया है रिजर्व बैंक ने। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है एफआईआईज़ के जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसे लगाने को लेकर जी। या टैक्स को लेकर आरबीआई ने भी डिसीजन लिए हैं। महंगाई को लेकर अनुमान रिजर्व बैंक ने बढ़ाया है। मुझे लगता है कि खजाने की स्थिति सरकार अब अच्छी तरह से देखेगी और उसके अकॉर्डिंग फैसला लिया जाएगा, और ये फैसला या ये जो मौजूदा हालात हैं ये सीधे सीधे कर्मचारियों के सैलरी बढ़ोतरी पर असर डाल सकते हैं। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। बैंक में आपकी जमा रकम कितनी सुरक्षित है, इस सवाल का जवाब जो है जल्द ही बदल सकता है। केंद्र सरकार बैंक ग्राहकों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है और डिपॉजिट इंश्योरेंस की मौजूदा 5 लाख की जो है लिमिट यानी सीमा है उसको बढ़ाकर 7.5 लाख करने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ के पास भी भेज दिया है। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो किसी बैंक के डूबने या बंद होने की स्थिति में डिपॉजिटर्स को पहले से ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी। हाल के वर्षों में कोऑपरेटिव बैंकों पर हुई कार्रवाई और डिपॉजिटर्स की बढ़ती चिंताओं के बीच ये कदम शायद जो है बैंकिंग सिस्टम में भरोसा बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। लेकिन प्रवीण सर, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये मुद्दा जो था काफ़ी लंबे समय से चर्चा में था, और जहाँ तक आंकड़ों की बात की जाए 6 साल हो गए जब से ये जो है लिमिट जो है ये रेज़ नहीं की गई। और जब देखिए 5 साल में चीज़ें कितनी बदल जाती हैं सर, एक डिकेड में कितनी चीज़ें बदल जाती हैं, और लगातार जो इस तरह की खबरें आ रही हैं बैंकिंग सिस्टम को रिलेटेड, बैंकिंग गवर्नेंस को लेकर, और कोऑपरेटिव बैंक सहकारी बैंकों को जोड़ दिए, तो आपको बेहतर पता है स्थिति। ओवर टू यू, समझाइए क्या है ये मामला। नहीं, देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो प्रस्ताव सरकार के पास भेजा है, पीएमओ के पास भेजा है, उसमें 7.5 लाख रुपए की जो आपके डिपॉजिट हैं उसको गारंटी करने का या उसको सिक्योर करने का प्रस्ताव पीएमओ को दिया है। इसका मतलब ये है कि अभी जो आपका बैंक में जो जमा है, डिपॉजिट है, एफडी या किसी भी तरह का सेविंग अकाउंट में, वो सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए आपका सिक्योर्ड है, उसके ऊपर की रकम आपकी सिक्योर्ड नहीं है। अब सरकार या जो वित्त मंत्रालय का प्रस्ताव है उसके हिसाब से 7.5 लाख रुपए आपके यानी 2.5 लाख रुपए की रकम यहाँ से बढ़ने वाली है। जैसा आपने बताया कि 2020 में 1 लाख रुपए से सीधा 5 गुना बढ़ा के इसको 5 लाख रुपए किया गया था जी। 2024 के आखिर में विशाल न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का आप देखिए कि उसमें एक क्राइसिस पैदा हुई थी, बैंक कोलैप्स हुआ, आरबीआई को उसमें दखल देना पड़ा और लोगों को पैसे निकालने से रोक दिया गया। तब से ये मसला दरअसल चला आ रहा है कि अब साहब यहाँ पे जो डिपॉजिट इंश्योरेंस है इसकी लिमिट को बढ़ाने की ज़रूरत है। तब चर्चा इस तरह की आई कि 10 लाख रुपए हो सकती है, 12 लाख रुपए हो सकती है, या 15 लाख रुपए हो सकती है। सरकार की तरफ से भी इसको लेके बयान आए कि साहब ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है, इस पर हमको कदम उठाने की ज़रूरत है। लेकिन आप समझिए कि 25 पूरा निकल गया और 26 में भी आधा साल बीतता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक इस मसले पर कुछ फैसला नहीं हुआ। इस बीच में आप देखिए बैंक्स में कई तरह के फ्रॉड्स के मामले सामने आए। बैंक्स में अभी सर्वोदय बैंक एक है, कोऑपरेटिव बैंक है, उसका लाइसेंस रिजर्व बैंक ने रद्द कर दिया। उसमें कैपिटल एडिक्वेसी या बैंक अपने डिपॉजिटर्स को पैसा चुकाने की हैसियत में नहीं था जी। तो बैंक को रोक दिया गया कि आप किसी भी तरह का डिपॉजिट नहीं ले सकते, किसी भी तरह का बैंकिंग ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो ऐसी परिस्थिति में जब बैंकों के साथ तमाम तरीके की समस्याएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, डिपॉजिटर्स के मन में तमाम तरीके की आशंकाएं हैं, सरकार अब ये देर से फैसला जरूर ले रही, लेकिन अभी भी ये जो रकम है 7.5 लाख की, ये अभी भी विशाल कम जान पड़ती है। सर, आपसे कई बार हम लोग ने मनी सेंट्रल में सुना कि विशाल पूरा बैंकिंग सिस्टम जो है ट्रस्ट पे चलता है, और ट्रस्ट पे जिस तरह से चोट पड़ती हुई देखी, जैसा कि आपने पुराने उदाहरण दिए, तो क्या सर ये जो 5 लाख वाला मामला 7.5 लाख किया जाएगा तो इससे कुछ ट्रस्ट जो है वो गेन होगा? नहीं, ट्रस्ट कुछ गेन होगा, और इससे भी बड़ी चीज़ ये है कि डिपॉजिटर्स को थोड़ा अपनी सुरक्षा का एहसास होगा। पिछला जब मसला आया था, जब 2020 में 1 से बढ़ाकर 5 लाख किया गया, उसके बैकड्रॉप में यस बैंक या पूरे की पूरी क्राइसिस थी। 2019 में जो अनफोल्ड हुई, पूरा का पूरा यस बैंक हमको कोलैप्स होता हुआ दिखाई दिया, जब सरकार को, आरबीआई को, एसबीआई का बिल्कुल कंसोर्शियम बना के यस बैंक को बचाना पड़ा।
तब जाके कस्टमर्स के या डिपॉजिटर्स को पैसे निकालने से तब भी रोक दिया गया था, मॉरेटोरियम लगाना पड़ा सरकार को। तो ये मसला ट्रस्ट के साथ साथ डिपॉजिटर्स के पैसे की सेफ्टी का भी है जी, कि आखिर अब देखिए यहाँ पे मसला इस बात का भी आ जाता है कि साहब जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ी है, जिस हिसाब से लोगों की इनकम बढ़ी है, अगर आप पिछले 10 साल 12 साल में देखेंगे तो बड़े पैमाने पर लोगों के इनकम में बढ़ोतरी हुई है। लोगों का पैसा बैंकों में भी अब ऐसा तो है ना कि 50,000 या 1 लाख रुपए जमा है, लोगों की अच्छी खासी रकम जमा है। और ऐसे में अगर बैंक कोई कोलैप्स करता है, कोई क्राइसिस में गिरता है, तो क्या 5 लाख रुपए का आप जो रकम वापसी कर रहे हैं, क्या उससे काम चल जाना है? किसी का 10 लाख या 15 लाख या 20 लाख रुपए जमा है, कुछ लोगों के पूरे रिटायरमेंट की रकम जो है वो बैंकों में जमा होती है जी। और आप अगर उसमें कहें कि साहब केवल आपका 5 लाख या 7.5 लाख रुपए ही सेफ है, तो ये चीज़ कारगर नहीं साबित होती। और इसीलिए रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर जो पहले थे, उनका एक बड़ा बयान आया था, मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ 2024 की संभवतः बात है, जहाँ उन्होंने ये कहा था कि साहब जो लो इनकम ग्रुप है, जो प्रायोरिटी जो तबका है उसको, और जो रिटायर्ड लोग हैं, उम्र दराज लोग हैं, सीनियर सिटीजन है, इनका जो पैसा बैंकों में जमा है, डिपॉजिट है, वो पूरा सेफ होना चाहिए। मान लीजिए किसी का 1 करोड़ रुपए जमा है, अगर कोई रिटायर्ड आदमी है, उसकी वो रकम पूरी होनी चाहिए सिक्योर्ड। या कोई रिक्शे वाला है, रेहड़ी वाला है, कोई गरीब मजदूर है, उसका मान लीजिए किसी बैंक पर 10 लाख रुपए जमा है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि साहब डिपॉजिट गारंटी तो हमारी सिर्फ 5 लाख या 7.5 लाख रुपए की, आपका 2.5 लाख रुपए तो गया। यहाँ इस तबके को आपको ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, जो ऑलरेडी वल्नरेबल उसमें आते हैं। जी सर, जैसा कि आपने अभी कहा कि मान लीजिए गरीब रिक्शा वाला है या रेहड़ी पटरी वाले का अगर आपने कहा कि 2.5 लाख गया, तो उस चीज़ को दूर करने के लिए हमने आपसे कई बार चर्चा की थी। तो आपने कहा था कि विशाल, इसका जो प्रीमियम अदा करने वाली जो बात होती है उसको अगर थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया जाए, बैंक अपने स्तर से चीज़ें को कर ले, तो वो बेहतर है कि और चीज़ें जो है और ज़्यादा रकम जो है वो एम्बिट में आ जाएंगी, परव्यू में आ जाएंगी। इस पर कुछ अगर आप टीका टिप्पणी नहीं, देखिए अभी इसी 1 अप्रैल से ही जो DICGC के पास जो बैंकों का प्रीमियम पहुंचता है उसमें बदलाव कर दिया गया है। और अब जो है वो बैंकों को रिस्क बेस्ड जो है वो प्रीमियम चुकाने के लिए कह दिया गया है। यानी जो बैंक जितना कम रिस्क में है उसका जो DICGC के पास जो प्रीमियम जा रहा है, या आपका जो डिपॉजिट सिक्योर करने के लिए जो प्रीमियम जाता है, जिसका पैसा किसी डिपॉजिटर से नहीं लिया जाता, बैंक अपने पास से देता है, वो रकम वेरी होने लगी है। अब अगर सबसे अच्छा सिक्योरिटी वाला बैंक है तो उसको 8 पैसे प्रति 100 रुपए के डिपॉजिट पर देना है, और ये रकम बैंकों के जो सबसे ज़्यादा रिस्क वाले बैंक है वहाँ बढ़कर हो जाती है 12 पैसे प्रति 100 रुपए। लेकिन अगर कोई बैंक सपोज ज़्यादा रिस्कियर बैंक है, वहाँ किसी का अगर 1 करोड़ रुपए का डिपॉजिट है, तो ये प्रीमियम 12,000 रुपए पे पहुँच जाता है। ओके। तो ऐसे में बैंकों के लिए वेरी कर दिया गया है। एक तो ये सरकार का बड़ा कदम है जो ज़रूरी भी है, कि क्या होता था कि बहुत सारे बैंक दूसरे बैंकों के मुकाबले ज़्यादा ब्याज दे रहे थे, जैसे NBFCs हो गए और तमाम प्राइवेट हो गए या स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, उनमें अभी भी रेट्स ज़्यादा हैं क्योंकि उनको डिपॉजिट्स की ज़रूरत है और लोग आसानी से ट्रस्ट नहीं करते। जब ट्रस्ट नहीं करते तो दूसरा तरीका ये बचता है कि लालच दिया जाए, लालच ज़्यादा इंटरेस्ट रेट का। तो यहाँ पे बैंकों को फिर रिस्क बेस्ड प्रीमियम देने की बात की। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि क्या इसको बढ़ाया जा सकता है? प्रीमियम जाहिर तौर पर बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जैसे रकम बढ़ेगी बैंकों के जो बैलेंस शीट है या प्रॉफिट्स जो हैं वहाँ इसका विशाल असर दिखाई देगा। सर, एक सवाल मेरे मन में अभी आ रहा है, उसका आप उत्तर दीजिएगा। मान लीजिए अभी तो फिलहाल मान लीजिए मेरा 5 लाख 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए अकाउंट में है, तो उस पैसे से जो है बैंक जो है प्रीमियम पे करती है ना DICGC को। मैं कहता हूं कि क्यों ना एक ऐसा मॉडल बना लिया जाए कि मान लीजिए मेरे पास, मैं धरना सेठ आदमी हूं, मेरे पास 1 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए, आप हम ही से कुछ प्रीमियम ले लीजिए, चार्ज कर लीजिए और मेरा ये पूरा पैसा जो है उसको एकदम सिक्योर रखिए। क्या ऐसे मॉडल पर विचार नहीं किया जा सकता? नहीं, लेकिन देखिए, हाँ, इस चीज़ को किया जा सकता है, लेकिन आप जो 1 करोड़ रुपए बैंक में जमा कर रहे हैं उसके पीछे एक आपका दिमाग ये होता है कि मुझे इस पर 6%, 7% या 8% आप यील्ड दे रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं। अगर आप उसी पैसे में से आप
काटने लगेंगे तो लोग फिर दूसरे तरीके ढूंढने लगेंगे कि बैंक में पैसा आकर रखा क्यों जाए। फिर या ओवर फाइनेंशियलाइजेशन होगा, चाहे शेयर बाजार में लगाएंगे, गोल्ड ETF में लगाएंगे। अब लोगों की मजबूरी तो है बैंकों में पैसा रखना, क्योंकि आपको डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, अपने कामकाज के लिए, घरेलू खर्चों के लिए, ऐसा तो है नहीं कि आप शेयर बाजार से रोज स्टॉक बेचेंगे या म्यूचुअल फंड से रोज यूनिट बेचेंगे तब उठाकर आप किसी को पे करेंगे। आपको डे टू डे के जो खर्चे हैं, तो बैंक में पैसा तो रखना है जी। लेकिन आप अगर इसको कम कर देंगे तो बहुत सारे लोग बैंकों में पैसा रखने की जगह कैश रखना शुरू कर देंगे कि अपने पास ही कैश रख लिया कि बैंक को प्रीमियम कौन दे, उससे अच्छा घर पे पैसा रख लो। दूसरी चीज, बैंक ऑलरेडी डिपॉजिट के क्राइसिस से गुजर रहे हैं। क्रेडिट ग्रोथ तो है लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ नहीं है। बैंक ये कह रहे हैं कि साहब आप मुझसे .5% ब्याज और ज्यादा ले लीजिए, लेकिन मुझे बल्क में या ज्यादा पैसा तो या सर डिपॉजिट। क्या वो .5% आप मुझे जो ज़्यादा देने का बात कह रहे हैं उसी में से 0.4% दीजिए और बाकी का जो बचा उससे मेरा प्रीमियम और पूरा मेरा पैसा है उसके सब में से को आप प्रोटेक्ट कीजिए। नहीं तो हो सकता है आने वाले वक्त में इस तरह के मॉडल भी सामने आए। जी, आदमी टेंशन से तो दूर रहे सर, आदमी अपना पैसा रखे हुए बैंक में। इसको लेकिन अगर लागू भी करना पड़ेगा तो DIC GC के साथ सरकार, बैंक सब इन्वॉल्व होंगे। हाँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी, सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे। उसका फिर एक मॉडल बनाना पड़ेगा कि साहब आप ग्राहक को ये सर्विस ऑफर करेंगे कि आप अगर बल्क में पैसा रख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका पूरा पैसा इंश्योर रहे, सेफ रहे, तो आपको इतना प्रीमियम इसके लिए देना पड़ेगा। सर इतनी सारी मैं जिर्रा इसलिए किया क्योंकि देख रहा था मैं आंकड़े, अगर फाइनेंशियल ईयर 25-26 में मैं देखूं तो DICGC ने जो है अब बैंक जमाकर्ताओं के दावे के निपटारे के लिए लगभग 1988 करोड़ रुपए जो है वो पे किया। तो अच्छा अमाउंट है, मतलब इतनी क्राइसिस हो रही है तभी तो इतना पे किया गया है। तो बहुत ज़रूरी है सर कि इसको लिमिट जो है वो बढ़ाए और तमाम तरह के किन मॉडल्स पर भी विचार विमर्श किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब जाते जाते थोड़ा एक और एडिशनल जानकारी ले लीजिए। क्या देखिए कौन कौन से जो बैंक हैं अब वो DICGC के जो है वो दायरे में आते हैं, परव्यू में आते हैं। एक तो PSU बैंक्स हो गए, प्राइवेट बैंक्स हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी आते हैं और सहकारी बैंक जो है ये शामिल होते हैं। तो देखना होगा कि ये बड़ी खबर कब आती हुई दिखती है, क्योंकि सर फाइनल मुहर तो लगता है सरकार ही लगाएगी। नहीं बिल्कुल, देखिए और उसमें भी अब एक चीज़ है कि 7.5 लाख रुपए तक का भी अगर कवर मिल जाता है तब भी ये 5 लाख रुपए से एक फिर बड़ी राहत होगी। कम से कम छोटे इन्वेस्टर जो हैं, छोटे डिपॉजिटर्स हैं, जो जिनकी जमा रकम ही 2, 3, 4 या 5 लाख रुपए होती है, उनका कम से कम एक दायरा बढ़ता हुआ यहाँ पे दिखेगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। HDFC बैंक ने सरकारी जो है संस्थानों से डिपॉजिट जुटाने के अपने तरीकों में बड़ा बदलाव किया है। बैंक ने फैसला लिया है कि 1 जुलाई 2026 से उसके एजेंट और थर्ड पार्टी चैनल जो हैं सरकारी विभागों से FD और सेविंग्स या करंट अकाउंट, यानी जिसको कि आप कासा के नाम से जानते हैं, उसके लिए फंड नहीं जुटाएंगे। ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब महाराष्ट्र स्ट्रीट रूट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को 45 करोड़ रुपए के इंसेंटिव पेमेंट का मामला जो है जांच के दायरे में है। हालांकि बैंक का कहना है कि ये फैसला जो है उसकी बिजनेस स्ट्रैटेजी, बढ़ते ब्रांच नेटवर्क और एजेंट मॉडल की जो है समीक्षा का हिस्सा है, ना कि किसी विवाद का परिणाम है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है प्रवीण सर कि आखिर HDFC बैंक ने सरकारी डिपॉजिट कारोबार से एजेंटों को दूर रखने का फैसला क्यों लिया और इसका बैंकिंग सेक्टर पर क्या असर पड़ सकता है ओवरऑल, क्योंकि इसका जो वेटेज है सर, अगर आप देखिए बैंक निफ्टी में HDFC बैंक का आप देखिए, क्योंकि जब भी खबर आई थी बैंक निफ्टी जो है लाल निशान में बंद हुआ था, सबसे ज़्यादा गिरावट HDFC बैंक में देखने को मिली थी और देश का सबसे बड़ा बैंक में एक जो अगर उसकी लिस्ट देखिए तो HDFC बैंक आता है। नहीं बिल्कुल, देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक HDFC बैंक ने अपने जो जितने भी DSAs हैं, जो डायरेक्ट सेल्स एजेंट्स हैं, उनको और दूसरे भी एजेंट्स हैं, उनको एक मेल लिखकर इस जो सूचना से जो है वो अवगत करा दिया है, बता दिया है कि साहब जो है अब से आप जो है वो कोई भी सरकारी जो डिपॉजिट है उसको आप डील नहीं कर पाएंगे। उसको आप चाहे वो फिक्स्ड डिपॉजिट हो या कासा डिपॉजिट हो, इसको आप नहीं ले पाएंगे, यानी आप उसका जरिया नहीं बनेंगे बैंक को पैसा जमा कराने का। ना ही आपको कमीशन मिलेगा, ना ही आपको उसके लिए कमीशन मिलेगा। अब जो TI की रिपोर्ट है वो ये बताती है कि बैंक से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि इसका साहब 45 करोड़ रुपए वाला जो मामला है पूरा MSRTC वाला, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये बैंक ने पहले ही फैसला कर लिया था और वजह यह है कि बैंक का जो ब्रांच नेटवर्क है वो इतना लंबा चौड़ा हो गया कि अब हमको DSAs की इस काम के लिए ज़रूरत नहीं है। बाकी के जो दूसरे काम हैं, और उसमें भी उन्होंने बताया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए दरअसल इनको रखा गया था, जो अनपेनिट्रेटेड एरियाज़ है, वहाँ इनको ये बिजनेस लेकर आए, उन लोगों को बैंकिंग
सर्विसेज से जोड़ें, उसके लिए बैंकिंग करस्पॉन्डेंस हो या जो डीएससीज हैं इनको रखा गया था। इस पूरी घटना से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन खबर इसलिए ये बनती है क्योंकि ऐसे वक्त पर यह फैसला आया है जबकि 45 करोड़ का जो पूरा का पूरा एक जो प्रेफरेंशियल जो इंटरेस्ट रेट देने का मामला सामने आया था और उसको लेके बैंक की काफ़ी एक तरह से कहें कि विवाद एक इस मामले पर पैदा हुआ था। सर, मैं ये प्रश्न इसलिए आपसे पूछना चाह रहा था कि अगर ये एजेंट्स नहीं लेंगे ये पैसा, सरकारी फंड वाला पैसा, तो फिर कौन लेगा पैसा? सीधा बैंक लेगा। असल में सीधा बैंक के ब्रांच के, मान लीजिए कोई ब्रांच है, उस ब्रांच के मैनेजर लेंगे, उस ब्रांच के जो और अफसर हैं वो लेंगे। जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स हैं उनका इस पूरे मसले में कोई लेना देना नहीं। क्या इस कहानी को सर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से जोड़कर देखें? 590 करोड़ का जो फ्रॉड हुआ था, जो सरकारी बैंक का पैसा एफडी के रूप में रखा गया था और उसको जो है आनाकानी की गई देने समय, उस वजह से भी देखा उससे जोड़ा जाना। देखिए उसमें तो सीधे तौर पर बैंक के कर्मचारी शामिल थे जी। माना जाता है कि सरकार के अफसर भी उसमें शामिल थे, कई आईएएस अफसर्स थे। बिल्कुल। और एक मामले में उसमें रियल एस्टेट का जो डेवलपर हैं वो भी शामिल थे, जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पूरा इस्तेमाल किया गया। पूरे मामले की पड़ताल ईडी कर रही। लेकिन एचडीएफसी बैंक का मामला इसलिए जरूर उसमें आता है रोशनी में क्योंकि हाल के वक्त को अगर आप देखेंगे तो एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई मामले ऐसे सामने आए जो कि देश का प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है, उसको कटघरे में इन जो तमाम घटनाएं हैं, चाहे अतानु चक्रवर्ती का इस्तीफा हो, उसके सिलसिले में 81 बॉन्ड्स का मामला हो जिसमें फिर 1 दर्जन के आसपास जैसी खबरें आई, बताया गया कि 1 दर्जन के आसपास लोगों को निकाला गया। आरबीआई की उस पूरे मामले को लेकर जांच शुरू हुई और उसके बाद अब ये वाला मामला आया कि साहब आपने एक संस्थान को इंसेंटिव के तौर पर 45 करोड़ रुपए दे दिए जी। तो बड़ी इस तरह की घटनाएं एचडीएफसी बैंक के साथ, या एक लीलावती हॉस्पिटल वाला मामला आया जो सीईओ जो जगदीशन है उनको लेकर एफआईआर हुई, उसमें हालांकि फिर कोर्ट के फैसले आए कि नहीं साहब ये सब जो है उसमें वो दोषी नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर एचडीएफसी बैंक हाल के दौर में बार बार सुर्खियों में जरूर आया। विशाल, चलिए अब एचडीएफसी बैंक का जो है ब्रांच का नेटवर्क वो कितना बड़ा है, क्योंकि बार बार जो कह रहे हैं अपने रिपोर्ट्स में और कि हमारा ब्रांच एक्सपेंशन जो है वो हो रहा है, इस वजह से हम लोगों ने कदम उठाया। तो 31 मार्च 2026 तक 9689 जो है इनके पास ब्रांचेज है, 4175 शहरों और कस्बों में इनकी मौजूदगी है। बैंक का कहना है कि जो है ब्रांचेस का नेटवर्क इतना मजबूत हो चुका है कि अब सरकारी जमा जुटाने के लिए एजेंटों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अंदर खाने के बाद जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं ये मामला जो है 45 करोड़ वाले मामले से ही जुड़ा हुआ देखने को मिला। लेकिन सर इन खबरों के दम पर मैं आपसे लास्ट सवाल ये पूछूंगा कि क्या ये स्टेप्स जो उठा रही है बैंक खुद उठा रही है या बैंक्स ऑफ बैंक्स जो है आरबीआई ये अब थोड़ा अपना परव्यू बढ़ा रहा है, स्क्रूटनी बढ़ा रहा है, इनके बाद क्या ऐसी घटनाओं में कमी देखने को मिलेगी या नहीं? देखिए कमी बैंक से डीएसएस को हटाना, मान लीजिए अगर इसी इंस्टेंस को ले लें, जब बैंक में जो 45 करोड़ का मामला आया उसमें जो रिपोर्ट कह रही थी उसमें ऊपर के अधिकारी शामिल थे जिनके सीधे हस्तक्षेप के जरिए वो 45 करोड़ रुपए दिए जाने को अप्रूव किया गया। उसमें डीएसएस तो बहुत छोटे लेवल का कर्मचारी हो गया, जो कर्मचारी भी क्या हो गया, जो आउटर एक व्यक्ति हो गया जो आपको बैंक के साथ इंट्रोड्यूस कराता है और आपके काम करवाता है। मान लीजिए आपको लोन लेना है, आप किसी डीएसए के संपर्क में आए तो डीएसए आपकी पूरी प्रोसेस को करा देगा, उसके बदले बैंक उसको कमीशन देगा, चाहे लोन लेना हो या डिपॉजिट या इस तरह के। जिस तरह से इंश्योरेंस के एजेंट हैं उसी तरह से ये तो तबका बहुत निचले लेवल का है। अगर आप किसी को बड़ा अलग तरह का इंटरेस्ट रेट देते हैं, ऑफर करते हैं, तो ये बहुत ऊपर लेवल पर बैंक के होता है। बैंक के मैनेजमेंट के लेवल से चीज़ों को जब तक दुरुस्त नहीं किया जाएगा तब तक, और सिर्फ एक एचडीएफसी बैंक की बात नहीं, तमाम अगर आप बैंकों को देखेंगे उनमें स्ट्रक्चरल आपको बिक्री को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर मिसलीड करके चीज़ों को बेचने को लेकर, चाहे इंश्योरेंस हो चाहे बाकी के प्रोडक्ट्स हों बेचने को, उनको लेकर जिस तरह का व्यवहार है वो जब तक बदला नहीं जाएगा नहीं बदली जाएंगी चीज़ें। डीएसए तो बहुत नीचे कई लेवल की चीज़ है यहाँ पे। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।